Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, exam करीब आ चुका है. We have only a few days and this is the time to go all guns blazing. आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स जो है वो एग्जाम को लेके काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मेनी आर देयर जिनको लग रहा है सर हम और एफर्ट मार सकते हैं, बस वो लास्ट एक किक मिल जाए, लास्ट मोटिवेशन मिल जाए. तो उसी मोटिवेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम करेंगे इन द अपकमिंग वीक with a veteran of the Indian Armed Forces, and mark my words, this session would be give you goosebumps because this is with a para SF person who has served with para SF as an officer and somebody who has been through a lot of military operations. So he would be there guiding you. He would be taking your queries. आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, एग्जाम रिलेटेड. सो बी रेडी फॉर दैट सेशन. टेलीग्राम पे मैं उसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा. सो स्टे ट्यून टू द टेलीग्राम चैनल. अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. डे 7 ऑफ प्रचंड, द ओनली करंट अफेयर्स दैट यू विल एवर नीड टू क्रैक योर एग्जाम्स. सो दोज ऑफ यू हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते. आई एम अक्षय बडोला एंड आई वुड बी हेल्पिंग यू इन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग वर्दी ऑफ वर्दी. सो इस तरीके से एफर्ट्स मारते रहिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा. आज का जो टॉपिक है वो है जो भी लेटेस्ट अपडेट्स थे. तो आई टोल्ड यू कि इवन एग्जाम से पहले, सो दिस इज एसेंशियली अप टिल मार्च के मिड तक भी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुआ है उसको आज के थ्रू. सो इट वुड नॉट बी अ टेम्पलेट बेस्ड, इट वुड बी जो भी मार्च के मिड मार्च तक करंट अफेयर्स आया है जिसके एग्जाम में आने की चांसेस है, बिकॉज आवर एग्जाम इज ऑन 10th of April. तो 10th of April से एक महीना पहले पेपर सेट हो जाएगा. सो यानी मैंने फिर भी सेफ साइड मिड मार्च तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है. सो आज से जो हम चीज कर रहे हैं दैट वुड नॉट बी अ टेम्पलेट बेस्ड थिंग, दैट वुड बी द थिंग्स जो मिड मार्च तक छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो इस तरीके से मैं उन घटनाओं को भी कवर कर लूंगा जो जिसके जो बहुत ही रिसेंट है. एंड अगर एग्जामिनर ने, इफ यू सी अ ट्रेंड ऑफ अ फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस लाइक द लास्ट CAPF जो हुआ था उसमें काफी करंट अफेयर्स जो एक रिसेंट 1 month बिफोर था वो पूछ लिया था. सो दैट्स व्हाई वी आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड एंड वी आर आल्सो कवरिंग दिस. हाँ, एक और आपके लिए सजेशन है. अभी अभी रिसेंटली कल ही यूपीएससी का एक कंबाइंड जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था. तो उस एग्जाम की आप पीडीएफ देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है. कंबाइंड जियोलॉजिस्ट एग्जाम, उसमें आपको जीके का जो सेक्शन है उसको देख सकते हो. उसको देख के आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू रियल मॉक वही है जो यूपीएससी के क्वेश्चंस है. सो रैदर देन इधर उधर टेस्ट सीरीज खरीदने का, प्रैक्टिस दिस पेपर. 2022 का ही पेपर है, अभी ही हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा व्हाट इज इन द एग्जामिनर्स माइंड, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, और दिस कैन सर्व एज अ वेरी गुड सैंपल सेट फॉर यू टू प्रैक्टिस. सो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. टेलीग्राम पे ये अपलोडेड है पेपर. सो प्रैक्टिस द जीके क्वेश्चंस देयर. अब आ जाते हैं कुछ करंट अफेयर्स पे. देखो, एक दादा साहिब फाल्के अवार्ड होता है जो इंपॉर्टेंट होता है. अब जैसे बिस्लरी का बिस्लरी बन जाता है, प्रचंड का प्रचंड बन जाता है, वैसे ही दादा साहिब फाल्के जो अवार्ड है उसका भी एक डुप्लीकेट वर्जन है, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. सो क्या ये एग्जाम में आएगा? आंसर इज नो. पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे बिकॉज उन्हें कोई इससे मतलब नहीं है, सरोकार नहीं है असली कौन सा है नकली कौन सा है. जो नकली सामान ही बेच रहा है बेटा वो नकली तो पढ़ाएगा ही. ये ओरिजिनल दादा साहिब फाल्के अवार्ड नहीं है, ये एक फिल्म फेस्टिवल है. उस फिल्म फेस्टिवल में जो अवार्ड दिया जा रहा है उसको दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड देते हैं. सो दिस इज नॉट अंडर INB मिनिस्ट्री. लेकिन जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है, जो ओरिजिनल वाला अवार्ड है, दैट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. सो ओरिजिनल अवार्ड नहीं है ये जो रिसेंटली दिया गया, वो ये फिल्म फेस्टिवल वाला अवार्ड था. सो भले ही पढ़ाने वाले पढ़ाएं, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. दादा साहिब फाल्के कौन है? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको बोला जाता है, आप सबको पता है. ओके, बस ये पता होना चाहिए. क्यों बोला जाता है वो कमेंट करके बताना. और रियल वाला जो दादा साहिब जैसे ये वाली रियल प्रचंड है, वैसी जो रियल वाला दादा साहिब फाल्के अवार्ड था इस बार का तो अभी नहीं मिला है, बट रियल वाला दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो रिसेंटली दिया गया था वो किसको दिया गया था ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है.
यस, दादा साहेब फाल्के क्यों फेमस हैं, क्यों उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, वो आपने इंडिया की फर्स्ट मूवी के बारे में कई बार सुना होगा, विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ इंडिया, राजा हरीशचंद्र। राजा हरीशचंद्र तो वो दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में बनी गई थी। ठीक है, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये एफकैट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एफकैट में आते हैं। सो शी वॉज देविका रानी मैडम। और रिसेंटली आप सबको पता है, जिनका मैंने आपको असली नाम बताया था, याद करो, पुरानी प्रचंड आपने देखी है अगर तो 2019 में जो प्रचंड आई थी उसमें मैंने बताया था श्री रजनीकांत जो है उनको 2019 के लिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और उसमें मैंने उनका शिवाजी राव गायकवाड़ आपको असली नाम बताया था। बट अगेन सिंस दैट्स नॉट करंट अफेयर्स, सो जस्ट टेलिंग यू दिस सो दैट यू रिमेन अवेयर कि बिस्लरी से पानी पीना है कि बेलिसरी से पानी पीना है। राइटिंग विथ फायर, सो 74th अकेडमी अवार्ड्स, जिनको आप ऑस्कर्स भी कहते हैं, उसमें एक ऑफिशियल एंट्री इन द फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में जो एक इंडिया की तरफ से एंट्री है, दैट्स राइटिंग विथ फायर। सो एग्जाम में सवाल आ सकता है राइटिंग विथ फायर क्या है। सो इट्स अ डॉक्यूमेंट्री है, और जो ऑस्कर अवार्ड्स है 94th अकेडमी अवार्ड्स है, उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में इंडिया की तरफ से एंट्री है। और इसके डायरेक्टर कौन है? रिंटू थॉमस जी और सुष्मिता घोष। तो थॉमस घोष करके याद कर लीजिए, थॉमस घोष इसके डायरेक्टर्स हैं। और ये क्या है? डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई है। ठीक है, इंडिया की तरफ से 74th अकेडमी अवार्ड्स के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेट की गई है। सो दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट इज योर डेमोक्रेसी इंडेक्स। अगेन इस पे भी आपको 2-2 घंटे के एक्सप्लेनर मिलेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो एक प्राइवेट एजेंसी है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन निकालती है, वो निकालते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज अगेन जो मैंने आपको एक प्रिंसिपल बनाया था, यूपीएससी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो इंडेक्स है भारत को बहुत ही बुरी लाइट में दिखाता है, और प्लस इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ये इंडेक्स इंडिया को बोलता है कि इंडिया एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, और फिर इंडिया को नीचे की खराब रैंकिंग देता है। सो ऐसी चीज जो इंडिया को बहुत ही गलत लाइट में दिखाए, और इंडिया जिसकी रैंकिंग को एक्सेप्ट ना करता हो, वेरी लो चांसेस दैट अ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड ऑन दिस। सो इंडिया की इसमें 46th रैंकिंग आई या 50th रैंकिंग आई, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों बता रहा हूं लेकिन, ताकि आप सावधान रहें, सचेत रहें, टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन दिखे तो घबराए ना। नेक्स्ट है द फ्रंटियर्स रिपोर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये फ्रंटियर्स रिपोर्ट निकालती है। इसका एसेंशियली असेंस क्या है? इस रिपोर्ट में हर साल वो कुछ ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करती है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़े इमर्जिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स है। तो इस बार भी ये एक रिपोर्ट आई है, और ये लेटेस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न जो हमारे इमर्जिंग वर्ल्ड के लिए है, उसमें इसने नॉइज, ब्लेजेस और मिसमैचेस को इस बार का एक मेजर चैलेंज माना है। तो नॉइज यानी जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, ये आगजनी की जो घटनाएं होती हैं, ब्लेजेस, उसको, और मिसमैचेस, इसको इस बार इसने एक इमर्जिंग थ्रेट मारा है, फॉर अवर इमर्जिंग चैलेंज माना है फॉर ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, सो यूएनईपी की रिपोर्ट है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट, और इस बार इस टाइटल पे पर्पस क्या होता है इस रिपोर्ट का, कि हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या इमर्जिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस है अपकमिंग टाइम में, उसको नोट करता है। अच्छा, कमेंट करके बताना यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। देखो इसके अलग अलग वर्जन आ चुके हैं, अब 4.0 वर्जन आ चुका है। तब से जितने भी वर्जन आते जा रहे हैं, काम एक ही है कि ये जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बच्चा जिनका हुआ है जस्ट अभी अभी, या जो दूध पिला रही है अपने बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और जो यंग चाइल्ड हैं, जो अभी अभी छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, उनको फुल टीकाकरण हो सके, उनका इम्यूनाइजेशन हो सके, ताकि उनको फिर ये वेरियस डिजीजेस से वो बच सके। तो उसी को लेके इसका जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, उसका चौथा एडिशन भी लॉन्च हो चुका है। और इसमें छोटे बच्चे अप टू 2 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, जो रूटीन वैक्सीनेशन में जिनको दवा नहीं लग पाई होती है, टीका नहीं लग पाया था, उनको टीका लगाया जाता है। उनकी जो मदर्स हैं, उनको जो टीका नहीं लग पाया था, उनको लगाया जाता है। तो इसमें 7 वैक्सीन से ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था, 7 डिजीज के लिए, जैसे टीबी, बीसीजी, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, टिटनस, मीजल्स, रुबेला, ये सब जो डिजीजेस थी उनको लेके शुरू हुआ था।
ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर क्या कोविड का वैक्सीनेशन इंक्लूडेड है? आंसर इज नो। तो कोरोना का वैक्सीनेशन इसमें नहीं इंक्लूडेड है। इफ दे वांट टू ट्रैप यू, वो बोल सकते हैं मिशन इंद्रधनुष में रिसेंटली कोरोना के वैक्सीनेशन को भी इंक्लूड किया गया, सो आंसर वुड बी नो, उसका वैक्सीनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। ठीक है, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, विच इज समृद्ध। व्हाट इज समृद्ध इनिशिएटिव? समृद्ध बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन जो है ना नीति आयोग का, उसने यूएस की कई सारी एजेंसीज के मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसकी फुल फॉर्म बहुत लंबी चौड़ी है, सो फुल फॉर्म पढ़ने नहीं बैठेंगे, बेसिक आइडिया समझेंगे कि इसमें क्या है। पैसा जोड़ना है प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, और उस पैसे की मदद से जो छोटे मझोले शहर हैं, टीयर 2 टीयर 3 शहर हैं, वहां पे हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड करना। ठीक है, सो समृद्ध इज व्हाट? इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, और नीति आयोग के अंदर भी जो उनका अटल इनोवेशन मिशन है अलॉन्ग विद सम यूएस एजेंसीज, उनके साथ पर्पस क्या है कि पैसा जोड़ा जाए, पैसा इकट्ठा किया जाए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डोनर्स की मदद से, और इस पैसे की मदद से जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है, हमारे छोटे शहर हैं, वहां पे क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। दिस इज द आइडिया बिहाइंड समृद्ध। अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी फुल फॉर्म है, सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। सो इतनी लंबी फुल फॉर्म याद करने नहीं बैठेंगे, बस याद करेंगे किससे एसोसिएटेड है, किसका इनिशिएटिव है, और पर्पस क्या है। पैसा इकट्ठा करना है ताकि टीयर 2 टीयर 3 सिटी, जो छोटे शहर, गांव, ट्राइबल एरियाज, ऐसे जो भी अनएक्सेसिबल एरियाज, टीयर 2 टीयर 3 की भी जगह बस इतना याद रखो कि जो अनएक्सेसिबल एरियाज हैं, जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई है, वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंचानी है। दैट्स द समृद्ध इनिशिएटिव फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएम डिवाइन, दैविक प्रधानमंत्री। ठीक है, सो डिवाइन पीएम है। यस, डिवाइन पीएम है। किसका स्कीम है? डोनर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसकी मिनिस्ट्री है। बेसिकली इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टाइम पे डेवलप की जा सके, उसमें कोई लैग डिले ना हो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट डेवलप किया गया है। डोनर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। सो यू हैव हर्ड ऑफ लाइक ये जो होती है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, काफी सारी काउंसिल्स पे वर्क करता है, तो एक काउंसिल जो है वो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। सो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो डोनर की स्कीम है पीएम डिवाइन, उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, और इसका टारगेट क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ओके, सो इसके लिए 1500 करोड़ रुपए भी इस बजट में अलोकेट हुए थे। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट कि कितना अलोकेट हुआ था, बस बेसिक आइडिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दैट एरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बोथ काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो नॉट जस्ट दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड, हाईवेज, ये वाले, बट अदर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दोज फैसिलिटीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, सो एज आई एम स्पीकिंग, अभी ऑस्कर अवार्ड्स की भी नॉमिनेशन का क्लोजर हो चुका है, एंड आज ही के दिन ऑस्कर्स का भी, जो ऑस्कर्स हैं, अभी चलो मैं आगे बताऊंगा ऑस्कर्स वाली बात, बिकॉज अकेडमी अवार्ड वी वर डिस्कसिंग एट दैट टाइम, so I just recalled, but that wouldn't be asked, so Oscars wouldn't be asked. Oscars कौन जीता वो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सो पीएम डिवाइन हमने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वुड बी द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। और क्या है नेक्स्ट इज पीएम गति शक्ति। व्हाट इज पीएम गति शक्ति? इसके बारे में सबने 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ा हुआ है, तो बता दो जरा। ठीक है, नहीं सेंसी टाइम के साथ इवॉल्व हो गए तो बेटा वो नहीं बोलते आजकल। ठीक है, यस बिल्कुल, यूएनईपी की जो हेडक्वार्टर थी वो केनिया नारोबी है, बिल्कुल सही। ठीक है, यस, गति शक्ति क्या है? ये बेसिकली एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। सो ऐसा कुछ अनोखा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है कि कोई अलग ही स्कीम है। जितने भी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या एक कॉमन डैशबोर्ड पे ले आया गया, यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म से उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उनमें कैसी प्रोग्रेस हो रही है उसको मेजर किया जा सके, उसको एक सेंट्रलाइज तरीके से उसमें जो भी क्लियरेंस चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट से
वो सेंट्रलाइज तरीके से मिल सके, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनपे डिले ना हो, उसके लिए ये गति शक्ति प्लान लॉन्च किया गया है. सो इसमें वेरियस सेक्टर्स, बीट रोडवेज, बीट हाईवेज, बीट इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, कोई सा भी सेक्टर हो, टेलीकॉम, ऑल ऑफ दिस सेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ दिस गति शक्ति मिशन. एंड एसेंशियली इसका एक ही जो आइडिया है वो सिंपल सा 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो सके, उसमें डिलेज ना है, रेड टेपिज्म कम हो सके, एंड वी आर एबल टू अचीव दिस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इन द नेशन. ये इस पीएम गति शक्ति मिशन के पीछे का टेम्पलेट है. ठीक है. और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट के हैं. पूरा इसको ऐसा बोला जा रहा है कि 110 लाख करोड़ का इसका जो पूरे प्रोजेक्ट्स की अगर आप मॉनेटरी वैल्यू निकाल के देखेंगे, सो दैट इज 110 लाख करोड़ की. सो बहुत ही बड़ा अमाउंट है. ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा पैसा सरकार बजट से एलोकेट करिए, नहीं. ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स इन देमसेल्व्स, और सब कोई अपना अपना अलग अलग तरीके से पैसा जनरेट कर रहा है. ठीक है. ये तो बस एक इंटीग्रेशन है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक प्लेटफॉर्म पे आके इंप्लीमेंट हो, ताकि उनको इजीली मॉनिटर कर सकें सारी मिनिस्ट्रीज, रोड हो, हाईवेज हो, रेलवेज हो, टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो, सारी मिनिस्ट्रीज, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ताकि जो कॉस्ट और इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन है वो इजीली हो पाए. ठीक है. और टारगेट है कि 2024-25 तक के एंड तक हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को अचीव कर लेंगे. ठीक है. सो दैट्स पीएम गति शक्ति फॉर यू, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. बस इतना पता होना चाहिए. ठीक है. इट्स नॉट अ सेपरेट स्कीम. नेक्स्ट इज पीएम पोषण अभियान. पीएम पोषण एसेंशियली क्या है, ये जो मिड डे मील होती थी ना आपकी स्कूलों में, स्कूल चले हमें, वो आपको पता था कि जो एलिमेंट्री क्लास के बच्चे होते थे उनको खाना मिलता था. सो मिड डे मील, उसी में अब क्या है, उसी में अपडेट करके उसी स्कीम को नाउ उसमें काफी सारे को मिला के पीएम पोषण स्कीम की तरह उसको लॉन्च किया जा रहा है. इसमें पहले क्या होता था, सिर्फ जो छोटी क्लास के बच्चे होते थे अप टू 14 इयर्स वाले बच्चे, उनको ही मिलता था. बट अब क्या, अब अप टू 8th क्लास के बच्चों को भी इसमें फूड दिया जाता है, प्लस प्री प्राइमरी, तो जो आशा या आंगनवाड़ी के पास जाते हैं उन बच्चों को भी, यानी वो जो बाल वाटिका सरकार ने टर्म कौन किया है प्री प्राइमरी के लिए, तो बाल वाटिका के बच्चे, एलिमेंट्री स्कूल 6 से 14 साल वाले, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर अप टू क्लास 8th, उन बच्चों को भी इसमें फूड दिया जाएगा. सो दैट्स द पीएम पोषण अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पोषण अभियान. और एक इंपॉर्टेंट एड जो अभी रिसेंटली जिसकी वजह से ये न्यूज में आया था, दैट्स अभी तक क्या होता था, इसमें मिलेट्स नहीं मिलते थे. मिलेट्स यानी जवार, बाजरा, ये चीजें. तो आप अंडे तो मिल जाते थे, कई स्टेट गवर्नमेंट्स अंडे इंक्लूड करती थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें थी वो एग्स भी नहीं थे. तो रिसेंटली क्या इंक्लूड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्लूड मिलेट्स. ये मिलेट्स यानी रागी, बाजरा, ज्वार, दीज थिंग्स हैव बीन इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट इन द PM portion or the midday meal ka component. So that's important that we must be in the know of this. ठीक है. Just a second guys, there is some issue with the slide. Okay, so let me just put up the slide again so that you can see that. Meanwhile, if you have any doubt, please ask it in the comments. And also I would urge all the students to please join the Telegram channel जहां पे live class होती है, so that you can come and ask your doubts in the live class. ओके. डोनर इज डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. डोनर का मतलब है दामिनी, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ओके. आर इज फॉर रीजन. सुपर फूड, यस, मिलेट इज अ सुपर फूड. सुपर फूड एसेंशियली क्या होते हैं, जो प्रो प्लानेट हो, जिससे प्लानेट की भी हेल्प हो, वो प्रो पीपल है उसमें, बिकॉज फार्मर का भी ज्यादा पैसा नहीं लगता, एंड दे आर प्रो पीपल, प्रो प्लानेट, एंड दे आर प्रो पुअर, बिकॉज वो हेल्थ काफी कम पैसे में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिटिव कंटेंट हमें दे देते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू काफी हाई रहता है. प्रो प्लानेट किस लिए, वो ज्यादा फर्टिलाइजर पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. ओके. ठीक है. उत्कर्ष, एक्सपेंसेस किस चीज के लिए बेटा? ग्रेट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP. तो ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज दिस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम?
देखो, प्रौढ़ शिक्षा भारत में हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बिकॉज आजकल के टाइम में तो क्या है कि जो भी नए बच्चे आते हैं सबको स्कूल भेज देते हैं, बट पुराने टाइम में क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो एडल्ट रह गए उनको भी तो शिक्षा से वंचित नहीं रखना ना। दोज ओल्ड पीपल हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, अगर वो अभी भी चाहते हैं कि हम शिक्षा से जुड़े और वी कैन ऑल्सो लर्न एंड गेट गुड क्वालिटी एजुकेशन, सो व्हाई शुड दे बी डिनाइड दैट अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए एक पहले एडल्ट एजुकेशन के लिए एक अभियान चलता था, उसी अभियान की जगह एक नया अभियान जो एडल्ट एजुकेशन के लिए सरकार ने शुरू किया है, दैट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। सो एग्जाम में सवाल आ जाए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस चीज से एसोसिएटेड है। सो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। ओके, आई वुड शेयर द स्क्रीन, आई गेस इट्स नॉट विजिबल, जस्ट अ सेकेंड, I would make the slide visible now. I hope now it's fine. So New India Literacy Program किससे रिलेटेड? एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड। प्रौढ़ शिक्षा यानी जो एडल्ट्स हैं अबव 18 है, अगर उनको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, सपोज रीडिंग, राइटिंग, बेसिक अरिथमेटिक, ये चीजें सीखना चाहते हैं, तो एडल्ट एजुकेशन के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री का है? नाम से क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च दिस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। हाँ, एज सॉरी, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज फॉर 15 ईयर्स एंड अबव, यस, 15 प्लस लोगों के लिए, ठीक है, नॉट 18, इट इज 15, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, उनके लिए, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जो नॉन लिटरेट्स हैं, नॉन लिटरेट्स की भी कुछ कंडीशन होती है कि उनको अपना नाम लिखना आना चाहिए, ये दोज थिंग्स, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। सो बस इतना ही याद करना है। और इनके लिए एक अलग से टीचिंग का इलेक्ट्रॉनिक कुछ टूल, इंडेक्स, वो सब किया गया, बट अगेन दैट्स ऑल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने आपको पुरानी प्रचंड में पढ़ाई हुई है कि कैसी कौन सी स्टेट एजुकेशन में परफॉर्म कर रही है, उसके लिए एक इंडेक्स निकाला गया था, पीजीआई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो जिन्होंने पुरानी प्रचंड पढ़ी है, दे नो व्हाट इट वाज। तो एसेंशियली वही कि बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स जो स्कूल चिल्ड्रन की थी उनको मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स था। सो उसी इंडेक्स को यूज करके ये प्रौढ़ शिक्षा में लोग कितना पढ़ लिख पा रहे हैं वो भी इसी इंडेक्स के थ्रू मेजर किया जाएगा। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एडल्ट एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 15 साल से बड़े लोग ABCD जान सके उसके लिए ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। तो रिवॉर्ड प्रोजेक्ट वैसे तो इसकी भी बहुत फैंसी सी फुल फॉर्म है, बट वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और स्टेट गवर्नमेंट्स का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसमें आइडिया क्या है, जो वाटर शेड्स होते हैं, यानी आपको पता होगा कई बार क्या होता है, बरसात का सीजन था, पानी हुआ, पानी गिरा, अब क्या, अगर आपके वहां पे ऐसे छोटे छोटे तालाब से बने तो वहां पे ये पानी जमा हो जाएगा और फिर जब नॉन मानसून का सीजन होगा, जब पानी की कमी होगी, तब आप इस पानी को यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो छोटे छोटे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बोलते हैं उन्हें वाटर शेड बोलते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ वर्ल्ड बैंक हैज स्टार्टेड दिस रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इन वाटर शेड्स के रेजुविनेशन और उनके रीडेवलपमेंट के लिए सरकार पैसा देगी। सो नॉट जस्ट सरकार पैसा देगी, बेसिकली वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, सरकार तो उसको चैनलाइज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो कर्नाटका, ओडिशा आर द स्टेट गवर्नमेंट जिनके साथ अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट नॉट इंपॉर्टेंट। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है? वाटर शेड के रेजुविनेशन से जुड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का ज्वाइंट इनिशिएटिव है और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इंप्लीमेंट कर रही है। फायदा क्या होगा? बेसिकली क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में, वाटर स्केर्सिटी से फाइट करने में, एग्रीकल्चर के लिए पानी की अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वुड बेनिफिट। फुल फॉर्म भी है इसकी लंबी सी, रेजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। इतनी बड़ी फुल फॉर्म है कि एग्जामिनर का एक पेज इसकी फुल फॉर्म छापने में ही चला जाएगा, सो दे वुडंट प्रिंट इट। नेक्स्ट इज स्फूर्ति प्रोग्राम। स्फूर्ति भी पुरानी स्कीम है, बट अगेन गाये बगाए दोबारा न्यूज में आती रहती है। तो बेसिकली स्फूर्ति क्या है? MSME जो मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका एक इनिशिएटिव है। बेसिकली इसमें जो TI है दैट इज फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, कुछ आप कपड़े का काम करते हैं, कुछ आप जड़ी बूटियों का काम करते हैं, कोई भी आपकी ट्रेडिशनली इंडस्ट्री है, उसको एक बार कैसे रेजुविनेट किया जाए, उसको दोबारा से कैसे उसमें फाइनेंशियल इनपुट देके, कैपिटल सब्सिडी देके कैसे वो इंडस्ट्री आपकी दोबारा से चल सके और फिर आप
आत्मनिर्भर बन सके, दूसरे लोगों को भी रोजगार पैदा कर सके, उसके लिए एमएसएमई इंडस्ट्री एक स्कीम चलाती है, स्फूर्ति स्कीम। आइडिया क्या है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो दोबारा से रेजुवनेट हो सके, उनको फाइनेंसेस मिल सके, सब्सिडीज मिल सके, उसके लिए एमएसएमई स्कीम है, ताकि लोगों को नौकरियों की तलाश न करनी पड़े, वो आत्मनिर्भर बन जाए। नेक्स्ट इज ऑपरेशन गंगा, ऑलरेडी कर चुके हैं, यूक्रेन से इंडिया में वापस स्टूडेंट्स को लाने के लिए जो मिशन चल रहा है, दैट इज ऑपरेशन गंगा। अच्छा, मुझे कमेंट करके अब एक चीज बताओ, एक फीमेल एयरलाइन पायलट काफी ज्यादा वायरल हुई थी बिकॉज ऑफ हर वर्किंग ऑन मिशन गंगा, उनका नाम क्या है? ठीक है, 110 लाख करोड़ गति शक्ति में सरकार का खर्चा है, वो बताया था। ठीक है, सो दैट्स देयर। अब बताओ, कमेंट करके बताना हु वाज द पायलट, वो कौन पायलट है? काफी सोशल मीडिया में उन फीमेल पायलट की आपने फोटोज देखी होंगी। शी वाज वन ऑफ द पायलट्स हु वाज इन्वॉल्वड इन ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। व्हाट इज दिस यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क? बेसिकली ये मानो आधार जो है हमारा, उसका डुप्लीकेट, आधार का डुप्लीकेट यूडीआईएफ बना रहा है, यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। कौन सा देश बना रहा है? श्रीलंका। तो बस यही है कि आधार का कॉपी, मॉडल कॉपी करने के लिए यूआईडीएआई है, जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी जो है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई हेल्प कर रहा है श्रीलंका की, ताकि वो भी श्रीलंका का एक वर्जन बना सके आधार का। ठीक है, तो बस इसलिए ये न्यूज में था, सो इतना पता होना चाहिए। ठीक है, शैल आई मूव अहेड? तो कौन सा देश इंप्लीमेंट कर रहा है? श्रीलंका इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमिलरली, जैसे हमारा आधार को कॉपी कर रहा है श्रीलंका, हमारे यूपीआई, फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया यूपीआई। यूपीआई क्या है? वो यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है, जिसके ऊपर ये किसने बनाया था? यूपीआई, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई बनाया। यूपीआई एक बेसिकली आप मानो एक वो टेम्पलेट है जिसके ऊपर गूगल पे, जीपे, पेटीएम, फोन पे, भारत पे, ये सब वर्क किसके ऊपर कर रहे हैं? ये सब जिस टेक्नोलॉजी जो बैक एंड पे उनकी चीज है वो यूपीआई है। तो यही बैक एंड जो यूपीआई किसने बनाया? इवन सरकार, भारत सरकार का जो भीम ऐप है वो भी इसी यूपीआई का फ्रंट एंड है। ठीक है, तो एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई बनाया गया, और यही यूपीआई इंप्लीमेंट करने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन गया? नेपाल। तो नेपाल ने बोला है कि हमें भी ये यूपीआई इंप्लीमेंट करना है, बिकॉज आपको पता है, तो अब आप जाके नेपाल जाके अपने पेटीएम से वहां जाके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, सॉरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज T+1। क्वेश्चन की आदत हो गई है बिकॉज कल से ही हम स्टार्ट करेंगे नाइटफॉल। ठीक है, सो मोस्ट लाइकली मंडे से हम स्टार्ट करने वाले क्विज मास्टर नाइटफॉल। रातों का रक्षक, सवालों का भक्षक आ गया है क्विज मास्टर नाइटफॉल। सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, तीनों के प्रीवियस ईयर उठाएंगे, सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर उठाएंगे, और कुछ नए क्वेश्चंस इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो बेसिकली नाइटफॉल इज द ओनली टेस्ट सीरीज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस इन द लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज जो आपके एग्जाम है, उसमें जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो नाइटफॉल के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज ये इंस्पायर्ड है यूपीएससी से। और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो जो डार्क आर्ट इंप्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी है ना, कैसे वो हैक्स लगाए जाते हैं, वो आपके बहुत सॉलिड हो जाएगा। सो बी रेडी विद दैट। ठीक है, मंडे से तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है T+1। T+1 क्या है? देखो, आप कोई भी शेयर मार्केट में खरीद लेन देन करते हो, तो उसको अब एक दिन के अंदर सेटल किया जाए, उसको इंडिया ने ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है कि आपने कोई भी ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट करना है, शेयर मार्केट में कुछ भी खरीदा बेचा, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी बेची, उसको एक दिन के अंदर सेटल करो। तो इंडिया ने भी बोला है कि वी वुड बी अडॉप्टिंग दिस T+1 सेटलमेंट। अभी तक सिर्फ चाइना में था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड एंड फॉरगेट। नेक्स्ट है अपर भद्रा प्रोजेक्ट। अपर भद्रा प्रोजेक्ट कहां लोकेटेड है? इसकी लोकेशन पे सवाल आ सकता है, बिकॉज इट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट। अगर कोई भी प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो जाता है तो बेसिकली उसमें एडवांटेज क्या होता है? भारत सरकार भी उसकी फंडिंग में हेल्प करती है एंड इंप्लीमेंटेशन में। सो अपर भद्रा प्रोजेक्ट नाम से क्लियर है कौन सी रिवर पे होगा? तुंगभद्रा रिवर पे। तो तुंगभद्रा जो रिवर है, टुंगा टू भद्रा, तुंगभद्रा रिवर का नाम ही ऐसा है, तुंगा से वो भद्रा को लिंक करता है। और ये है क्या? इट इज अ लिफ्ट इज एसेंशियली लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी एक जगह से वाटर उठा के इट वुड पुट इट ऑन अनदर स्ट्रीम सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। सो ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। भद्रा रिजर्वायर जो तुंगभद्रा रिवर पे है, उस पे लोकेटेड है।
एंड वेयर इज इट? तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट हो जाएगी? कर्नाटक, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर पे कर्नाटक पे लोकेटेड, लिफ्ट इरिगेशन यानी वाटर उठाया, पुटअप किया, तुंग से भद्रा में वाटर भेजा ताकि वो इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से हो सके, एग्रीकल्चर अच्छे से रह सके, उसके लिए अपर भद्रा प्रोजेक्ट न्यूज में क्यों रहा है? बिकॉज इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो दैट्स क्लियर। अपर भद्रा प्रोजेक्ट कहां लोकेटेड है? क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड ऑन दिस। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज 6 क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो किन देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज है? ईस्टर्न ब्रिज 6 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्रीज? सो इट इज इंडिया और ओमान की जो एयरफोर्स है उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो व्हाट इज ईस्टर्न ब्रिज 6? इट्स अ एयर एक्सरसाइज किनकी? इंडिया प्लस ओमान की। सो इंडिया एंड ओमान की एयर एक्सरसाइज रिसेंटली हुई थी, इंडिया में हुई, जोधपुर में। सो ईस्टर्न ब्रिज 6 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान की एयरफोर्स, ठीक है। इतना ही पता होना चाहिए। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ रिपब्लिक डे अवार्ड्स, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बेस्ट स्टेट टैब्लू, बेस्ट स्टेट का किसको दिया गया था? यूपी को दिया गया था। वहां पे शायद मैंने अयोध्या बोला था, अयोध्या वाज द लास्ट टाइम। इस बार का जो था दैट वाज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसपे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाज यूपी का टैब्लू एंड दैट्स व्हाई इट वाज गिवन द बेस्ट स्टेट। बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट अमंग द सर्विस जो फोर्सेज है उसमें इट वाज इंडियन नेवी एंड अमंग सीएपीएफ इट वाज सीआईएसएफ। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जो पब्लिक या पॉपुलर चॉइस अवार्ड जिसमें लोगों से लाइव वोटिंग करवाई गई थी, उसमें किस स्टेट का टैब्लू को बेस्ट अवार्ड मिला? इट वाज महाराष्ट्र। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि पीपल्स चॉइस अवार्ड में कौन जीता? पीपल्स चॉइस अवार्ड में महाराष्ट्र वॉन द डे, ठीक है। पीपल्स चॉइस अवार्ड या पॉपुलर चॉइस अवार्ड उसमें कौन जीता? दैट्स क्लियर। आगे बढ़े। सो रिपब्लिक डे अवार्ड्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इस बार सेंट्रल एशियन कंट्रीज को चीफ गेस्ट बुलाने का कोशिश था बट दैट कुडंट मटेरियलाइज। नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना किसका है? इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है। क्या आइडिया है इसमें कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहां पे जो पब्लिक है, पब्लिक से कैसे एक मेलजोल स्थापित किया जाए, कैसे पब्लिक को इंडिया के फेवर में लाया जाए, पब्लिक ओपिनियन को कैसे मोल्ड किया जाए। गुडविल जेस्चर्स इसके अंदर इंडियन आर्मी करती रहती है जम्मू एंड कश्मीर में। सो दैट्स प्रोजेक्ट सद्भावना। एक सद्भावना भारत के प्रति कैसे डेवलप की जाए जम्मू कश्मीर की आवाम में। नेक्स्ट इज कॉन्कूर्स एम। सो दीज आर सम ऑफ द न्यू वेपन सिस्टम्स दैट वर इन न्यूज। कॉन्कूर्स एम क्या है? कॉन्कूर्स एम इज अ मिसाइल, एटीजीएम है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। न्यूज में क्यों है? बिकॉज दिस मिसाइल सिस्टम इज बीइंग बिल्ट इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो एक मिसाइल सिस्टम बनाया जा रहा है दैट इज कॉन्कूर्स एम मिसाइल। कॉन्कूर्स एम क्या है? इट्स एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, एटीजीएम। जैसे आपको पता होगा एक नाग इज ऑलरेडी वन ऑफ द एटीजीएम्स दैट इंडिया हैज। ओरिजिनली ये सोवियत या रशियन ओरिजिन का है, बट अभी जो कॉन्कूर्स एम डेवलप हो रही है दे आर बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया बाय द भारत डायनामिक्स जो एक कंपनी है वो इसको डेवलप कर रही है। सो बेसिकली कॉन्कूर्स एम इज व्हाट? इट इज अ एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इंडिजिनसली डेवलप की जा रही है, रशियन ओरिजिन या सोवियत ओरिजिन की है, ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत के अंदर डोमेस्टिकली ये बनाई जा रही है, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या है कि वो जितने भी टैंक्स हैं उन पे इनको, वो आपने देखा होगा ना बॉर्डर फिल्म में ऐसे लेके जाता है फिर उड़ाता है टैंक को। नाग मिसाइल आपने देखी होगी। सो ऑल ऑफ देम आर एटीजीएम्स, ठीक है। भारत डायनामिक्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट इज MH-60R। ये देखो नाम से ही क्लियर है। MH इज व्हाट? MH इज मिलिट्री हेलीकॉप्टर, ठीक है। MH जो नाम ही है वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है एंड इट इज अ मल्टी रोल मिलिट्री हेलीकॉप्टर। मिलिट्री चॉपर है, हेलीकॉप्टर है एंड मल्टी रोल है। मल्टी रोल मतलब उसको इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, टू अटैक द एनिमी फोर्सेस, इन सब पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो कहां से इंपोर्ट कर रहा है ये? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रॉम MH-60R जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडियन नेवी उनको कहां से इंपोर्ट कर रही है? सो नेवी इज इंपोर्टिंग देम फ्रॉम
यूएसए। तो किस कंट्री की ओनरशिप में बने हैं ये यूएसए के हैं, ठीक है। एंड नेवल है, कॉनकॉर्ड से हम देख लिया क्या है, कैमोव KA-31। सो अगेन दिस इज एन ओल्ड वेपन सिस्टम बट अगेन वाज इन न्यूज बिकॉज कैमोव जो चॉपर्स है, अगेन दीज आर चॉपर्स जो हमने याद करो फर्स्ट क्लास में बात की थी, IAC विक्रांत, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। तो हमने देखा था वो ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरी करेगा बल्कि चॉपर्स भी कैरी करता है। सो वन ऑफ द चॉपर्स, अगेन दीज आर ऑफ रशियन मेड चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एंड दीज वुड बी स्टेशन्ड ऑन द IAC विक्रांत। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। रशियन चॉपर्स, कॉनकॉर्ड इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, सोवियत ओरिजिन का। MH-60R एक हेलीकॉप्टर चॉपर सिस्टम है, मिलिट्री चॉपर्स है जो यूएसए से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन और ये वेपन सिस्टम क्या है ये पता होना चाहिए, माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इसी तरीके से स्टैटिक भी चीजें समझना चाहते हो तो तिरंगा की फ्री क्लासेस चल रही हैं, अटेंड कर सकते हो। एक और मिलिट्री एक्सरसाइज जो न्यूज में थी काफी, दैट वाज कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज। सो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज किसकी है, इंडिया और यूके की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। सो इंडिया और यूके की जो एयरफोर्स है, इंडिया प्लस यूके की जो एयरफोर्स है उनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी दैट्स कॉल्ड एज कोबरा वॉरियर। इंडिया की तरफ से जो तेजस एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, दैट पार्टिसिपेटेड इस टाइम। हुई कहां पे थी, हुई यूके में थी, इट हैपेंड इन यूके, ठीक है। सो कोबरा वॉरियर इंडिया यूके की एयरफोर्स की एयर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए, यूके में हुई थी। नेक्स्ट इज मिलान 2022। वैसे तो ये हम ऑलरेडी एक बार पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने इसकी थीम बताई थी आपको, याद करो मैंने होमवर्क में आपसे इसकी थीम पूछी थी। सो मिलान इज बेसिकली अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया होस्ट करवाता है इन द इंडियन ओशियन रीजन। और इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड यू इट इज हैपनिंग ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, दैट्स इन विशाखापट्टनम, ठीक है। 3C का मैंने बताया था आपको थीम है इसमें, कैमराडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। सो दैट्स एन ओल्ड टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक और मिलिट्री एक्सरसाइज जो इस बार चांसेस है एग्जाम में पूछी जाए, धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज किसकी है। सो देखो अभी तक क्या, जापान वाज अ कंट्री जो डिफेंस पे काफी फोकस नहीं करता था। डिफेंस, इनफैक्ट जो जापानीज आर्मी थी उसका नाम होता था जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स। बट इन द रिसेंट पास्ट जापान हैज ग्रेजुअली स्टार्टेड मिलिटराइजिंग, जैसे जैसे उसे लगा कि यूएसए अब हमें हेल्प नहीं करेगा। सो जापान ने अब काफी ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दिया है। सो इंडियन आर्मी के साथ जो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स है, एसेंशियली जापान की जो आर्मी है उसकी जो इंडियन आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है उसे धर्म गार्जियन बोलते हैं। और इस बार ये कहां पे हुई थी, ये बेसिकली इंडिया में ही हुई थी इस बार, बेलगांव में, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हैपेंड इन कर्नाटका, बेलगांव, इंडियन आर्मी एंड जापानीज SDF की मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। T-20 क्या है, T-20 आपको पता है इंडिया का, इट इज अ रशियन मेड बैटल टैंक एंड इट्स वन ऑफ द मेन स्टेज ऑफ द इंडियन टैंक फोर्सेस, ठीक है। तो रशियन बैटल टैंक है, सो दैट्स व्हाट्स T-90। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार सर। तो रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार क्यों न्यूज में है, ही इज इन न्यूज बिकॉज ही हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो इंडिया के फर्स्ट मैरीटाइम नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया, ही हैज बीन अपॉइंटेड जी अशोक कुमार साहब। तो अशोक कुमार साहब इंडिया के फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको अगर मैरीटाइम इश्यूज के बारे में किसी से ओपिनियन लेनी होगी सो वो किसके पास जाएंगे, जी अशोक कुमार के साहब के पास, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट सद्भावना है बेसिकली इंडियन आर्मी अपने फेवर में पब्लिक ओपिनियन कश्मीर में डेवलप करवाए, उसके लिए प्रोजेक्ट सद्भावना संतोष लॉन्च किया गया। T+1 है कि आप शेयर मार्केट में कुछ भी चीज खरीदो उसकी जो लेन देन है वो पूरा एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, दैट्स T+1, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। सो दिस इज क्लियर। रामसर साइट ये ऑलरेडी हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, बट अगेन जस्ट फॉर रिपीटिशन, सो वी सॉ द 47th साइट जो रामसार में ऐड हुई थी, उसके बाद 48th एंड 49th दो रिसेंटली और साइट्स ऐड हुई जिनको वैसे मैंने वहां डिस्कस कर लिया था, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन आई एम टेलिंग यू। वन ऑफ द साइट वाज इन उत्तर प्रदेश,
एंड द अदर साइट वाज इन, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, वन ऑफ द साइट आई टोल्ड यू वाज इन उत्तर प्रदेश एंड द सेकंड साइट वाज इन गुजरात. तो क्विकली टेल मी बोथ देयर नेम्स. आज सुबह ही बताया था, कल की क्लास में भी बताया था, और जो बच्चे टेलीग्राम में लाइव देख रहे हैं उन्होंने आज सुबह ही सुना होगा. ठीक है, सो दैट्स गुजरात. वन वाज इन गुजरात, द अदर वाज इन यूपी. व्हाट वर देयर नेम्स वर. एंड मैंने ये भी बताया था आपको कि रामसार कन्वेंशन की हिस्ट्री क्या है, 1971 एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो फर्स्ट इज गुजरात वाली खिजाडिया. खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको इंक्लूड किया गया. क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां पे आपको फ्रेश वाटर, सेलाइन वाटर और मार्शी वाटर तीनों चीजें मिलेंगी. वहां आपको कोरल रीफ्स मिलेंगी, मैनग्रोव्स मिलेंगे. ये जो मेरीन नेशनल पार्क है रन ऑफ कच्छ गुजरात के पास, वहां पे ये लोकेटेड है. और खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जहां पे ये लोकेटेड है, वहां पे आपको एक आइलैंड भी मिलेंगे विच आर कॉल्ड एज द नरारा आइलैंड. तो एग्जाम में सवाल आ सकता है नरारा आइलैंड कहां है, तो दे आर लोकेटेड अगेन इन गुजरात. ठीक है, कोरल रीफ्स, मैनग्रोव्स, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, जो कुछ भी वाटर से रिलेटेड है सब कुछ आपको खिजाडिया में मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में कौन सा रीजन? भाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको इंक्लूड किया गया है इन द रामसार कन्वेंशन की लिस्ट. ठीक है, बस इतना ही पता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये यूपी का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन है, बट अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तब इट्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट नाम यू वुड डू. ठीक है, सो दैट वर सम ऑफ द अपडेट्स ऑफ रामसार साइट. और पुरानी क्लासेस देखोगे तो और डिटेल में रामसार को बताया हुआ है. फर्स्ट ओईसीएम. देखो अभी तक आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्टेड एरियाज एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या है, आप बोलोगे यार सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन नेशनल पार्क में होती है, उसके बाद प्रोटेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसके बाद वी हैव अवर कंजर्वेशन रिजर्व्स, वी हैव अवर कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स. यही चार क्लासिफिकेशन है प्रोटेक्टेड एरियाज के ऑफिशियली. इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जो एक ब्रॉडर एरिया को इन अ लार्ज फैशन प्रोटेक्ट करता है, दैट्स बायोस्फीयर रिजर्व्स. लेकिन सपोज कोई एरिया है वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, बट येट इट इज एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट और जरूरी है कि उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए. सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बार एक न्यू कैटेगराइजेशन स्टार्ट हुआ है विच इज कॉल्ड एज ओईसीएम, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स. अदर इफेक्टिव, सो ये जो तो ये सब है एरिया बेस्ड है. तो इसके अलावा अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स. ओके, सो एक नया क्लासिफिकेशन, कैटेगरी, लैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके विदाउट पुटिंग देम इन दीज ब्रैकेट्स, बिकॉज इन ब्रैकेट्स में आप पुट कर देते हो तो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. सो रैदर देन पुटिंग इन देम इन दीज ब्रैकेट्स एक नई कैटेगरी स्टार्ट की गई है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स. और इंडिया का फर्स्ट ओईसीएम किसको डिक्लेयर किया गया? ये अगर आप गुड़गांव जाओगे, काफी ज्यादा न्यूज में भी थी गुरुग्राम, तो वहां पे जो अरावली हिल्स का एक्सटेंशन है ना, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो गुड़गांव का है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोलॉजी, बिकॉज ये कीकर के पेड़ होते थे यहाँ पे. और फिर दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान, ये अरावली रेंजेस पूरी जो इस रेंज में जाती है उसकी इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट ओईसीएम अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुड़गांव हरियाणा को डिक्लेयर किया गया. सो दिस माइट बी आस्क्ड, यू मस्ट बी थॉरो विद दिस. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन. वैसे तो पहले भी पढ़ा चुका हूं बट अगेन गाय बगाए दोबारा न्यूज में आ गई है. तो अब इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए एक सेपरेट पॉलिसी बना दी है. व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? देखो हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस करने के लिए आप रिन्यूएबल्स को यूज करोगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दैट्स कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन. लेकिन यही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप पेट्रोलियम प्लांट को यूज कर रहे हो, कोल को यूज कर रहे हो, देन दैट्स वुड बी कॉल्ड एज ग्रे हाइड्रोजन एंड दैट्स नॉट वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली. तो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काफी सारी पॉलिसीज इनिशिएटिव कर रही है. इनफैक्ट इंडिया की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन को लेके बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया, वो कहां पे बनाया गया? बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट मतलब क्या कि उसमें आप सड़ता हुआ
अनाज, कुछ और कटे हुए पेड़ों के पत्ते, ह्यूमन वेस्ट, ऐसा बायोमास डालोगे और उस बायोमास से आप हाइड्रोजन जनरेट करोगे। तो इंडिया का ऐसा पहला बायोमास टू हाइड्रोजन प्लांट कौन सी स्टेट में सेटअप किया गया? इट हैज बीन सेटअप एज मध्य प्रदेश। ठीक है, सो जो यहां से हाइड्रोजन जनरेट होगी वो कैसी होगी? दैट वुड बी अ ग्रीन हाइड्रोजन। क्लियर है? नेक्स्ट इज द जेट। व्हाट इज द जेट? तो द जेट वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन सिंस यू वुड सी क्वेश्चंस, आई नो यू वुड सी द क्वेश्चंस ऑन दिस, सो बता देता हूं। ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये प्राइवेट इनिशिएटिव है। दुबई की एक कंपनी है और उसने ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट बनाई है। तो उस हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट का नाम द जेट रखा गया। ठीक है, हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट। ठीक है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दुबई बेस्ड, उसने इसको बनाया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट या सिंस यू वुड फाइंड द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट इज ट्रकर्स प्रोटेस्ट। व्हाई दिस ट्रकर्स प्रोटेस्ट वाज इन न्यूज और कहां पे हो रहे हैं ये? शुरुआत कहां से हुई ट्रकर्स प्रोटेस्ट की? इट स्टार्टेड फ्रॉम कनाडा। तो बेसिकली कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? कोविड के टाइम में आप सबको पता है ट्रांसपोर्टेशन एकदम लॉक जैम पे आ गया था, इट वाज स्टॉप। तो उसकी वजह से जो लोग ट्रक चलाते थे, और कनाडा में आपको पता है ट्रक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ट्रकिंग इंडस्ट्री, वहां टिम्बर इंडस्ट्री यानी पेड़ काटो फिर उसको ट्रक से कैरी करके दूसरी जगह ले जाओ, और ट्रकिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस दैट। तो ट्रकर्स को क्या किया गया? स्टॉप कर दिया गया बिकॉज पब्लिक मूवमेंट वाजंट अलाउड। तो ट्रकर्स ने काफी प्रोटेस्ट किया। इवन जब इकोनॉमी खुलने लगी तब भी ट्रकर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऑन द नेम ऑफ कि अभी भी कोविड रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं। सो उसको लेके कनाडा में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और इवेंचुअली ये प्रोटेस्ट फिर वर्ल्ड के दूसरे कोनों में भी फैल गए। सो दैट इज द ट्रकर्स प्रोटेस्ट। इन्होंने फिर वैक्सीनेशन को लेके भी काफी इन्होंने ये सब एजेंडे में मिलती चले गई कि फोर्स्ड वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए। इवेंचुअली एक तरीके से राइट विंग का ये मूवमेंट आप बोल सकते हैं बनने लग गया था एज अ ग्लोबल और यूरोपियन कंटेक्स्ट में। फिर और देशों में भी ये मूवमेंट स्प्रेड होने लग गया। सो दैट्स ट्रकर्स प्रोटेस्ट फॉर यू। कनाडा में स्टार्ट हुआ। बेसिक टेम्पलेट क्या थी मूवमेंट की, क्या क्यों मूवमेंट हो रहा था, वो हमने समझ लिया। अब इस पे कोई इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट दिस मच वुड सफाइज। ठीक है, व्हाट इज द ट्रकर्स मूवमेंट? आगे बढ़े, ट्रकर्स प्रोटेस्ट। सो इफ दैट्स क्लियर, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, डोंट वरी, ऑल द क्लासेस वुड बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू वॉच इट ऑन टेलीग्राम यू वुड बी एबल टू आस्क योर डाउट्स हियर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोविड मैंडेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स को लेके ये ट्रकर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, स्प्रेड आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज ड्रोन्स। फर्स्ट कंट्री जिसने ड्रोन्स को सिविलियन एयर स्पेस में उड़ने की इजाजत दे दी है, फर्स्ट कंट्री जिसने बोला है कि सिविलियन एयर स्पेस में भी आप ड्रोन्स उड़ा सकते हो, वो कौन सी कंट्री है? दैट्स इजराइल। सो इजराइल ने बोला है कि आप ड्रोन्स आप सिविलियन एयर स्पेस में भी उड़ा सकते हो। सो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड ऑन दिस। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, ये वाला फंडा क्लियर हुआ। आगे बढ़े। एसएसबी की क्लासेस कल की बेटा ऑलरेडी चल रही हैं। यू कैन कम एंड वॉच दीज क्लासेस। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, टेलीग्राम पे लाइव क्लास हो रही है। कम एंड वॉच दीज क्लासेस। एसएसबी को लेके जितने भी डाउट्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सी डोम। देखो आयरन डोम पे पहले क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आयरन डोम पिछली क्लासेस में इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, वो याद करो। पैलेस्टीन से जो बॉम्बिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए इजराइल ने जो आयरन डोम बनाया था, वैसा ही आयरन डोम जैसा इजराइल का ही एक और इनिशिएटिव है जिससे वो आने वाली इनकमिंग मिसाइल्स को रोकता है। दैट्स द सी डोम इनिशिएटिव। ठीक है, तो सी डोम इज क्या? इजराइल की नेवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल की जो नेवी है वो इस मिसाइल सिस्टम को यूज करती है। व्हाई इट वाज इन न्यूज? बिकॉज इंडिया भी इसको खरीदने के बारे में विचार कर रहा है। नेक्स्ट इज आरिफ खान। आरिफ खान क्यों न्यूज में? द ओनली इंडियन पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। तो याद करो हमने देखा था नॉर्वे ने टॉप किया था, टुगेदर टुवर्ड्स अ शेयर्ड फ्यूचर उसकी थीम थी। इंडियन पर्सन इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। तो पार्टिसिपेट करने वाले ओनली इंडियन पर्सन इंडिया की तरफ से जिन्होंने, ऑल्दो इंडिया ने ऑफिशियल अपना कोई गवर्नेंस ऑफिशियल नहीं भेजा था। इनफैक्ट इंडिया के जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स है उन्होंने उसकी ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी वो भी नहीं की थी, ब्रॉडकास्ट भी नहीं थी की थी इंडिया में, बिकॉज इज द मार्क ऑफ प्रोटेस्ट रिगार्डिंग ऑल द
एलओसी पे, एलओएसी पे जो भी चल रहा है उसको लेके, एलएसी पे जो भी चल रहा है उसको लेके, ठीक है। सो ओनली इंडियन पर्सन बीजिंग में जिसने विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, आरिफ खान। कौन से गेम में? बेसिकली स्कीयर है, स्कीइंग में पार्टिसिपेट करते हैं। स्कीइंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सलालोम, इनकी जो स्कीइंग इवेंट है उसको सलालोम इस नाम से जाना था। स्कीइंग है एसेंशियली वो पहाड़ के ऊपर ऐसे फिसलना घिस्सी की तरह। दैट्स आरिफ खान, JNK को बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पता रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज बादशिराई। देखो जैसे हमने एक साइक्लोन जवाड की बात की थी, याद है किसी को साइक्लोन जवाड? जवाड नाम किसने दिया था? याद करो, सऊदी अरेबिया ने नाम दिया था। हमने देखा था कि वो जवाड का मतलब होता है मर्सीफुल, और हमने देखा था हमारे ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा आंध्रा वाले रीजन में इसने स्ट्राइक किया था, ठीक है। ऐसा ही एक और ट्रॉपिकल साइक्लोन है बदसिराई। ये इंडिया में तो नहीं आया बट इट केम इन द इंडियन ओशन। तो हो सकता है पूछ ले एग्जाम, क्योंकि रिसेंट है। अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो ही माइट आस्क दिस, बट अगेन दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट वन। इंपॉर्टेंट वन मैंने आपको बता दिया, इट वॉज द जवाड जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट अगेन सिंस इट वॉज इन न्यूज, तो बदसिराई कहां पे? ये आप देखोगे मेडागास्कर का जो रीजन है, दिस इज लाइक अफ्रीका। अगर मैं बोलूं, अगर ये अफ्रीका है लाइक दिस, सो दिस इज द मेडागास्कर आइलैंड्स। तो ये मेडागास्कर आइलैंड पे स्ट्राइक किया, देन सम ऑफ इट आल्सो वेंट इनटू दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका। सो मेडागास्कर आइलैंड्स पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसने हिट किया, दैट्स बादसिराई, ठीक है। कहां पे हिट किया वो देख लिया, ओके। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट इज सीपैक। सीपैक भी बहुत पुराना टॉपिक है, बार बार पूछा जाता रहता है। सीपैक क्या है? बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देखो चाइना का एक इनिशिएटिव है, ओबॉर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, सिल्क रूट इनिशिएटिव, अलग अलग नामों से जाना जाता है। एसेंशियली क्या है, इसमें चाइना काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोडवेज, रेलवेज, जिसके थ्रू चाइना का ओरिजिनल टारगेट तो ये था कि वो डायरेक्टली अपनी कंट्री के जो गुड्स प्रोड्यूस हैं उनको इन देशों तक इसके थ्रू भेज सके। बट जो इसका अल्टीरियर मोटिव स्ट्रेटेजिस्ट बताते हैं वो ये था ताकि चाइना इन देशों पे कंट्रोल कर सके, एक तरीके से उधार के चक्कर में, कुचक्र में उन्हें फंसा सके, डेट ट्रैप में फंसा सके। बिकॉज लोन भी इसमें चाइना देता है और जो लोग लोन नहीं चुका पाते फिर उनके टेरिटरी कब्जा कर लेता है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था एक रोडवे सिस्टम, जो चाइना की जिनजियांग प्रोविंस है जहां पे उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। जिनजियांग प्रोविंस जो चाइना की है, वहां से ये जो पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है उसको लिंक करने वाला जो एक प्रोजेक्ट था, दैट वाज कॉल्ड एज सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये हमारे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन है, काराकोरम रेंजेस के पास, वहां से पास होते हुए जाता है। तो इंडिया ने तो इस प्रोजेक्ट का भरसक विरोध किया है। सो दिस प्रोजेक्ट वाज गोइंग ऑन, बट अब क्या हुआ, इवेंचुअली बलूचीज ने भी इस पे अटैक करना शुरू कर दिया और फिर चाइनीज पाकिस्तान पे गुस्सा कर रहे हैं कि तुमने तो बोला था ये एकदम विदाउट प्रॉब्लम हो जाएगा और यहाँ तो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, द प्रोजेक्ट इस खटाई में पड़ गया है इस समय, नॉट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। और फिर अब पाकिस्तान को चाइना धमकी दे रहा है, बेटा उधार चुकाना पड़ेगा तुम्हें ऐसे ऐसे, ठीक है। सो वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सीपैक कहां से कहां जा रहा है वो हमने देख लिया, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। सीपैक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेटा फुल फॉर्म इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। सो ग्वादर पाकिस्तान जहां पे इसका पोर्ट का एंड हो रहा है, बेसिकली वार्म वाटर एक्सेस दे रहा है पाकिस्तान के थ्रू, चाइना इसके थ्रू पाकिस्तान के वाया पाकिस्तान एक इंडिया के पास एक वार्म वाटर पोर्ट का एक्सेस मिल रहा है इसके थ्रू। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर विंटर कैंप मिलिट्री एक्सरसाइज। अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज काफी ज्यादा न्यूज में थी, बिकॉज कई लोग बोल रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसके पीछे एक रशिया का फियर ये है कि धीरे धीरे नेटो उसकी तरफ को घुसता चला आ रहा है, अनलाइक द एश्योरेंस जो पहले रोनाल्ड रीगन के टाइम पे रशिया को दिया गया था, दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ स्टेट्स विच वुड बी एम्बिवेलेंट। वो किसी भी एक पर्टिकुलर कैंप की नहीं होंगी, ना नेटो के कैंप की ना रशिया के कैंप की, ताकि एक कंफ्लिक्ट की सिचुएशन ना हो, बफर स्टेट्स की तरह वो काम करें।
बट बिकॉज ऑफ दिस विंटर कैंप एक्सरसाइज अब नेटो का भी एक तरीके से जमावड़ा रशिया के बैंक्स पे लग चुका है. जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके, सो विंटर कैंप एक्सरसाइज में नेटो की एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी. विच वर द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द विंटर कैंप एक्सरसाइज. बेसिकली नेटो की जितनी भी इंपॉर्टेंट फोर्सेज हैं ब्रिटिश यूरोप की, जो ब्रिटिश फ्रेंच ये हैं, और इन्होंने पार्टिसिपेट कहां किया, कहां पे ये एक्सरसाइज हुई. दिस इज इंपॉर्टेंट. इट हैपेंड इन एस्टोनिया. सो इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन एस्टोनिया दैट हैपेंड. हेलो, हाँ बोलो बोलो. हाँ क्लास बस मान के चला आधा घंटा. ठीक है. ओके ओके. सो एस्टोनिया में, एस्टोनिया कहां है, ये रशिया है. यहां पे 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया. सो जो एस्टोनिया है, यहां पे ये नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, और यहीं पे रशिया का एक एक्सक्लेव भी है. एक्सक्लेव समझते हो आप? एक्सक्लेव इंडिया और बांग्लादेश का एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, अगर आपको याद हो तो. अमेंडमेंट बता सकता है कोई? इंडिया एंड बांग्लादेश का एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था. उसमें क्या हुआ था, चीत महल इशू बोलते हैं उसको. तो इंडिया के अंदर कुछ कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश की थी. सपोज दिस इज वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है. इसके अंदर कुछ कुछ हिस्सा ऐसा कंप्लीटली एनक्लोज था जो बांग्लादेश को बिलोंग करता था. सो दिस टेरिटरी ऑफ बांग्लादेश वुड बी कॉल्ड एक्सक्लेव ऑफ बांग्लादेश इनसाइड इंडिया. तो ऐसे ही रशिया की एक्सक्लेव्स हैं इसके पास काफी सारी, एस्टोनिया के पास, ठीक है. सो दैट्स वाई इससे रशिया और भी ज्यादा गुस्सा हुआ कि यार तुम मेरे बॉर्डर पे आके ऐसी हरकतें कर रहे हो. सो दैट्स वाई अगेन ये मुद्दा बढ़ता चला गया, ठीक है. सो इसी की वजह से ये एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया वाला जो एरिया, यहाँ पे बिकॉज ऑफ रशियन एक्सक्लेव्स की जो प्रेजेंस है आसपास की टेरिटरी में, रशिया और गर्म हो गया. और कई लोग बोल रहे हैं इसने भी रशिया को और ज्यादा गुस्सा करने पे मजबूर किया, ठीक है. अब मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी एक्सक्लेव है रशिया की, ये लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वाले रीजन में, ठीक है. सो विंटर कैंप क्या है, एसेंशियली मोटा मोटा एस्टोनिया के रीजन में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो नेटो कर रहा था. और इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया नेटो का ही मेंबर नहीं है, तो एक्सरसाइज का मेंबर कहां से होगा, ठीक है. सो विंटर कैंप एक्सरसाइज हो गई. नेक्स्ट इज पेट्रियट. पेट्रियट इज अ मिसाइल सिस्टम. पेट्रियट इज अ मिसाइल सिस्टम. किसका? यूएसए का. अब देखो, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है, ताइवान को भी ऐसा लग रहा है भाई कल को चाइना भी ऐसे करके मेरे ऊपर कब्जा कर ले. तो जैसे यूक्रेन की मदद के लिए भी ऐसे इमीडिएटली कोई नहीं आया, ताइवान को भी डर है कि यार हमारी मदद के लिए कोई डायरेक्टली ना आए, तो अपना हाथ जगन्नाथ ताइवान ने भी रियलाइज करा है और यूएसए से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट खरीद रहा है. तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसका है, तो वो यूएसए का है, ठीक है. नेक्स्ट, एक एजुकेशन के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो चल रहा है, दैट्स मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम. तो ये मैत्री स्कॉलर प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री का है? कमेंट करके बताना जरा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ा है. एनक्लेव हुआ आपकी कंट्री के अंदर जो है, एक्सक्लेव हुआ जो दूसरी कंट्री के पास है, ठीक है. विंटर कैंप सविता एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो नेटो कंट्रीज कर रही थी एस्टोनिया के रीजन में, ठीक है. आशीष अपलोड करेंगे बेटा, डोंट वरी, बट अभी लाइव क्लास यहीं पे चलेगी, ठीक है. ओके, क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स नाउ. फटाफट बताओ कौन सी मिनिस्ट्री का है. देखते हैं जिन्होंने कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ा है वो बताते हैं या नहीं. तो जवाब है किसी भी मिनिस्ट्री का नहीं है. ये भारत का इनिशिएटिव ही नहीं है, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया की सरकार का इनिशिएटिव है. फ्रांस का भी बताता हूं, ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार का इनिशिएटिव है, ठीक है. इसमें क्या है, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो क्या करेगी, इंडियन स्टूडेंट्स जो आके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा. फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स जो आके ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में, लीडिंग यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है. किस कंट्री ने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया. ताकि इंडियन मैत्री कौन थी अगर आपको पता हो, मैत्री
जो है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्यों फेमस है, ग्रामर को लेके या किस चीज को लेके, वो आप बताना, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, सो शैल आई मूव अहेड। नेक्स्ट इज टिग्रे रीजन। टिग्रे रीजन कहां था बेटा? इजिप्ट में, टिग्रे रीजन, सॉरी, इथोपिया में क्या चल रहा था, ये देखो, इथोपिया इज लाइक दिस, इथोपिया इज दिस। तो इसका जो टिग्रे रीजन था, वहां पे एक सिविल वॉर चल रही थी। इथोपिया में ना एक सिविल वॉर चल रही थी उसके टिग्रे रीजन में। वहां पे जो रेबल्स थे, दे रेबल्स वर अटैकिंग द सिटी, और ऐसा लग रहा था कि वो आदिस अबाबा जो उनकी कैपिटल है वहां तक घुस जाएंगे। बट इवेंचुअली इसको क्रश किया गया। इस जो रेबल फोर्सेस थी टिग्रे की, उनको क्रश किया गया और इवेंचुअली नॉर्मलेंसी लौट के आ रही है। तो मैपिंग में सवाल आ सकता है टिग्रे रीजन कहां का है, तो टिग्रे रीजन इज ऑफ इथोपिया, ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है ट्रूथ सोशल। वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनको सब वेबसाइट से बैन कर दिया, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह से। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपन झुकेगा नहीं, और उन्होंने अपनी ही एक ऐप शुरू कर दी, ट्रूथ सोशल। उन्होंने बोला ये सब मुझे मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो मैं अपनी ही शुरू कर दूंगा। जैसे जस्ट लाइक कंगना रनौत को जब सारे प्लेटफॉर्म्स में बैन कर दिया गया, तो उन्होंने भी फिर अब आजकल अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग के थ्रू काफी ज्यादा पोस्टिंग करती हैं वो। सो जस्ट लाइक दैट, जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना ऐप है वो कौन सा है? ट्रूथ सोशल ऐप। अनलाइकली टू बी आस्क्ड, बट सिंस प्रेशर बनाने में आपको मिलेगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट इज हाई बारी। व्हाट इज दिस हाई बारी? हाई बारी, हाई बाय वो नहीं है कुछ, ये बेसिकली हाइड्रोजन से चलने वाली, दिस इज द हाइड्रोजन फ्यूल्ड। बेटा लॉकअप वाले चैनल मत देखो, लॉकअप वाला शो अभी मत देखो, एग्जाम के बाद देखना। सो हाई बारी की हम बात कर रहे थे। हाई बारी, व्हाट इज दिस हाई बारी? ये बेसिकली जापान जो है ना, जापान, उनके यहां एक, उनकी फर्स्ट टाइम उन्होंने एक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को अपने यहां पुश किया। नॉट इंपॉर्टेंट, इंडिया करे तब जरूरी है, ठीक है। नहीं बेटा, हिंडई की कार नहीं है बेटा, ठीक है। ठीक है, तो हाई बारी देख लिया। बेसिकली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो जापान में चलने वाली है, इंडिया में चलेगी तब इंपॉर्टेंट है। खाइबर, खाइबर क्या है? मिसाइल है। खाइबर बस्टर इज अ मिसाइल। बस्टर नाम से भी क्लियर है कि किसी चीज को तोड़ रही है, बस्ट कर रही है। तो खाइबर बस्टर फेक न्यूज बस्ट करने का इनिशिएटिव नहीं है, ये एक मिसाइल है। और किसकी मिसाइल है? ईरान की मिसाइल है। न्यूज में क्यों थी? बिकॉज इस मिसाइल को जब ईरान ने टेस्ट किया तो इसकी रेंज इजराइल तक है, तो उससे इजराइल काफी खफा हो गया एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। सो ईरान की मिसाइल खाइबर बस्टर इज अ मिसाइल सिस्टम ऑफ ईरान। इतना पता होना चाहिए अपने डिफेंस एग्जाम के लिए। वेपन्स एंड दीज सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट। सो ये लेटेस्ट जो एक मिसाइल सिस्टम और न्यूज में थे उनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े। खाइबर बस्टर ईरान का मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल जो उन्होंने टेस्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं परम प्रवेग। देखो आपको सबको पता है, जो परम है, अगर किसी में भी नाम में परम हो अदर देन परम सुंदरी, तो वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर रेंज है। इंडिया के जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उन सबके नाम में परम से जनरली जो भी सीडैक बनाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक, वो जिन बनाता है, ऑल दो स्टार्टिंग विद परम। सबसे पहला परम 1000 उससे स्टार्ट हुआ एंड देन ऑल ऑफ दिस सीरीज हैपेंड। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग किनको बोला जाता है? डॉक्टर विजय भाटकर को बोला जाता है। सो परम सीरीज के आविष्कारक के तौर पे भी उनको जाना जाता है, द पर्सन हु वाज द ब्रेन बिहाइंड इट। सो परम प्रवेग भी क्या है? एक सुपर कंप्यूटर ही है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इट वुड बी द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया। सो सीडैक ही बना रहा है। एक्चुअली ये सीडैक जो है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? दिस एंटायर सीडैक वर्क्स अंडर द मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो मेटी के अंदर सीडैक, और इनका ही एक मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो उसका ही पार्ट है परम प्रवेग। तो परम प्रवेग वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स दैट इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड। कितनी इसकी पेटाफ्लॉप्स है? 3 या 4, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। क्या है बस उतना याद रखो, ठीक है।
नेक्स्ट इज सम ऑफ द स्पेस मिशन। तो इस साल इंडिया का तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है नहीं। ये ईओएस एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च की थी। तो जितने भी अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उनको बाय देयर नेम नाम दिया जाता है रादर देन इनसैट एंड ऐसा। सो ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च की थी, नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ खास था नहीं उसमें। तो खास जो स्पेस से रिलेटेड न्यूज है वो एक नासा से न्यूज है। नासा ने कुछ 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए। पहले तो म्यूस एंड हीलियोस्वार्म, नाम से ही क्लियर है, हीलियो मतलब सन, तो बोथ दीज इनिशिएटिव आर रिलेटेड टू स्टडिंग सन, ठीक है। म्यूज की भी कुछ फैंसी सी फुल फॉर्म है, मल्टी सिल्ट सोलर एक्सप्लोरर, नॉट इंपॉर्टेंट। हीलियोस्वार्म बेसिक आइडिया क्या है म्यूस और हीलियोस्वार्म का? बेसिकली इनका आइडिया है कि सूरज के अराउंड जो सूरज का कोरोना होता है, सूरज की जो कोर होती है, सूरज में जो हाइड्रोजन हीलियम का कंपोजिशन है, सूरज की जो इरेडिएशन आती है उनको स्टडी करना और उसके बारे में अपडेट देना। स्वाम मतलब क्या? काफी सारी छोटी छोटी सैटेलाइट्स होंगी छोटी छोटी जो उसको स्टडी करेंगी। म्यूज भी इसी तरीके से स्टडी करेगा। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस नाम याद रखना है, नासा का म्यूज इनिशिएटिव, नासा का हीलियोस्वार्म इनिशिएटिव, दोनों का पर्पस क्या है? सूरज की स्टडी करना। नासा का ही एक और सिस्टम जो न्यूज में रहा है दैट इज द एटलस सिस्टम। नासा का एटलस सिस्टम का पर्पस क्या है? सिंपल सा पर्पस है, नियर अर्थ ऑर्बिट में, यानी ये जो अर्थ है जिस धुरी पे अर्थ के चारों ओर ये जो एरिया है, इस नियर अर्थ ऑर्बिट में अगर कोई भी एस्टेरॉइड आ जाए तो उसको ये जल्दी से आइडेंटिफाई कर ले। आइडेंटिफाई क्यों कर ले? मानो अगर कोई बड़ा सा एस्टेरॉइड आ रहा है और वो अर्थ से टकरा जाए तो अर्थ टूट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो उसी रिस्क से बचने के लिए नियर अर्थ ऑर्बिट में अगर कोई एस्टेरॉइड आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके अर्ली स्टेज में, ताकि उसके फिर हम निवारण कर सके। उसके लिए जो नासा का मिशन है, उस प्रोजेक्ट है, उसको एटलस सिस्टम बोलते हैं। इसकी भी बहुत फैंसी सी फुल फॉर्म है। हम याद करने बैठ जाएंगे, एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। सो नॉट इंपॉर्टेंट, बस यही याद रखना है व्हाट इज एटलस। ये एक नियर अर्थ ऑर्बिट में अगर कोई एस्टेरॉइड आ जाए उसे आइडेंटिफाई करने के लिए नासा का एक सिस्टम है, ठीक है, लास्ट एस्टेरॉइड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टेमिस मिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नासा का आर्टेमिस मिशन का टारगेट क्या है? देखो, अपोलो जो 11 था, अपोलो मिशन, उसके थ्रू नासा ने, आप सबको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, उन सबको आउटर स्पेस में भेजा था। 1969 आई गेस वाज द ईयर, तब भेजा था आउटर स्पेस में ऑन मून पे लैंड करवाने के लिए। तो दोबारा से नासा ने टारगेट करा कि दोबारा से वी वुड हैव ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून, और उस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। तो इसको लेके काफी सारे नासा प्रोजेक्ट्स रेगुलरली करता रह रहा है। सो उसी कड़ी में काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे, सारे आर नॉट इंपॉर्टेंट, बस आर्टेमिस मिशन क्या है वो सबको पता होना चाहिए। इट्स अ नासाज मिशन। टारगेट क्या है आर्टेमिस मिशन का? चांद पे दोबारा से इंसान को भेजा जाए और फिर चांद को कोलोनाइज करें एंड ऑल ऑफ दैट, फिर वहां भी प्रॉपर्टी प्लॉट काटें, घर बसाएं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ज़ाइकोव डी, ज़ाइकोव डी क्या है? इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जो डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन अपने यहां कंट्री में अलाउ कर रहा है। सो ज़ाइकोव डी कैडिलैक प्राइवेट कंपनी है, उसने डेवलप की इंडिया में। और ये जो ज़ाइकोव डी है, दिस हैज बिकम द वर्ल्ड, इंडिया बिकम द, बिकॉज ऑफ द ज़ाइकोव डी, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर अ डीएनए बेस्ड वैक्सीन, ठीक है, अगेंस्ट कोविड। सो प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन है। क्योंकि अगर आप ये क्यों बता रहा हूं मैं अभी, अगर आप यही जो मैंने बोला, कल जो पेपर हुआ है जियोलॉजिस्ट वाला, यूपीएससी ने जो कराया, उसमें एक वैक्सीन का नाम दिया कोवैक्सीन का, और पूछा कि वो किस टाइप की वैक्सीन है। सो सेम क्वेश्चन यहां भी आ सकता है कि ये जो ज़ाइकोव डी है ये कैसी वैक्सीन है? इट्स अ प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन। सो इंडिया ऑल्सो हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन कोविड को लेके लगा रहा है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, इतना क्लियर है। आगे बढ़े। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ये वर्ल्ड गेम्स भी एक प्राइवेट बॉडी है, तो ऐसा कोई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जैसी हाईफाई बॉडी नहीं है। सो वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए था, बट बिकॉज इस बार एथलीट ऑफ द ईयर एक इंडियन को दिया गया, दैट इज पीआर श्रीजेश, जो हमारे इंडियन हॉकी टीम के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर हैं। पीआर श्रीजेश साहब इंडियन हॉकी टीम के जो गोली हैं, उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया। सो दैट्स व्हाई ही वाज इन न्यूज। तो हो सकता है पूछ लिया जाए, बट अगेन इट्स नॉट अ वेरी हाई फाई इवेंट जिसके बारे में आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। इसके अलावा गोलकीपर ऑफ द ईयर भी इनको मिला था, काफी सारे अवार्ड मिले थे इनको। याद करो वो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो हमने पढ़े थे पुरानी क्लास में, उसमें ही मैंने बताया था कि पीआर श्रीजेश और मनजीत सिंह को हॉकी से इस बार ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप।
तो इस बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे हुआ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सो दिस टाइम इट हैपेंड एट द वेस्ट इंडीज। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था वेस्ट इंडीज में। जीता कौन? इंडिया ने 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो इंडिया हैज अगेन वॉन दिस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। हो कहां पे रहा था? वेस्ट इंडीज में। एंड विनर कौन निकल के आया? इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था और इंडिया की टीम के कैप्टन यश धुल साहब, अब इनको भी आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही मिलता होगा। सो यश धुल की प्लेयर, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट इज योर 1000th ओडीआई। सो दुनिया में इकलौता देश जो 1000 ओडीआई अभी तक खेल चुका है वो कौन सा बना है? दुनिया का पहला देश जो 1000 ओडीआई वनडे क्रिकेट मैचेस खेल चुका है वो कौन सा देश बना है? इंडिया। तो इंडिया ने जो रिसेंटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेली थी उसमें द कंट्री टू हैव प्लेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस 100 ओडीआई जो इंडिया ने रिसेंटली खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। सो इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट 1000 ओडीआई मैचेस। रोहित शर्मा आपको पता है कैप्टन है इंडिया के नए। सो इंडिया 100 टेस्ट ओडीआई मैच खेलने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री बन चुका है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, देखो फीफा वर्ल्ड कप तो अलग है। फीफा ने क्या बोला यार, वर्ल्ड कप तो हम इतने टाइम में कराते हैं, कतर में कराना है, कल को कतर में टेररिज्म फैल गया खुदा ना खास्ता तो फिर वर्ल्ड कप भी नहीं करा पाएंगे। तो फीफा ने सोचा है साइड में एक और साइड इनकम बनाए रखनी चाहिए। तो फीफा ने क्या स्टार्ट कर दिया है, क्लब्स का वर्ल्ड कप, यानी जो वेरियस क्लब्स होते हैं, क्लब चैंपियनशिप्स होती हैं, जैसे क्रिकेट में आईपीएल होती है वैसी फुटबॉल में आप लोगों को पता है ईपीएल होती है, यूईएफए होती है, अलग अलग चैंपियनशिप्स होती हैं। सो उन चैंपियनशिप्स का एक क्लब लेवल पे वर्ल्ड कप किया जाए वो फीफा ने ऑर्गेनाइज करवाया। सो इस बार ये जो फीफा का क्लब वर्ल्ड कप था, वेयर डिड दिस हैपन, पहला सवाल ये। दूसरा, हु वाज द विनर ऑफ दिस, ठीक है। सो बोथ दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। इस बार के फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ, हु वाज द विनर ऑफ दिस 2022 फीफा का, सॉरी 2021 का जो वर्ल्ड कप था उसका विनर कौन था और ये हुआ कहां पे? सो इट हैपेंड इन यूएई, बिल्कुल सही। ये कहां हुआ? यूएई में हुआ। फीफा 2021, 2022 तो अभी होगा, 2021 वाला कहां हुआ? इट हैपेंड इन यूएई। और विच क्लब केम आउट एज द विक्टोरियस क्लब, इसमें कौन सा क्लब जीत के निकला? चेल्सी, बिल्कुल, ब्लू गाइज ऑफ चेल्सी। चेल्सी यूके का क्लब है। सो चेल्सी वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021, ठीक है। तो यूएई में हुआ एंड हु वॉन इट? चेल्सी वॉन इट, ठीक है। यूएई में जो जायद, अबू धाबी में जायद स्टेडियम है वहां पे इट हुआ, ठीक है। किसको हराया? नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। फीफा क्लब वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय हुम? फीफा क्लब वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय चेल्सी, यूके का क्लब। ओके, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पिकल बॉल। तो देखो पिकल का मतलब यहां अचार से नहीं है कि अचार एक दूसरे के ऊपर मारने का गेम है। पिकल बॉल ऐसी एक लोकल गेम जो नया स्टार्ट हुआ है, जो एकदम वायरल होता जा रहा है ग्लोबली, वो है पिकल बॉल। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनना तो मुश्किल है, बट हाँ अवेयरनेस, इट इज गुड टू नो दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। अगर कल को कोई पूछ दे पिकल बॉल क्या है तो एकदम आप सर में घूम जाए आपका। सो यूएसए में एक गेम जो बहुत ही वायरल हो रहा है दैट इज दिस पिकल बॉल। बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा इसमें टेनिस है, थोड़ा सा बैडमिंटन है, एक वो टीटी जो होता है पिंग पोंग, उसका एक कॉम्बिनेशन है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड टू फॉरगेट, ठीक है। पिकल बॉल क्या, एक वायरल गेम यूएसए में जो डेवलप हो रहा है, टेनिस, बैडमिंटन, टीटी सबका मिक्सचर है, हाइब्रिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया का पहला ऐसी स्पोर्टिंग टीम जो एक यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न मतलब जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। सो द फर्स्ट स्पोर्ट्स टीम इन इंडिया जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ यूनिकॉर्न, इज चेन्नई सुपर किंग्स। और खास बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो ओनर कंपनी है दैट इज इंडिया सीमेंट्स, श्रीनिवासन साहब की, उसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से कम है। तो अगेन
मालिक पे कम पैसा है, लेकिन जो मालिक ओन करता है उस पर अब ज्यादा पैसा हो चुका है. दैट्स द वैल्यू ऑफ इनोवेशन एंड इन्वेस्टिंग एट द राइट टाइम. ठीक है. सो इंडिया सीमेंट्स का वैल्यूएशन 1 बिलियन का अभी तक नहीं हो पाया इतने सालों में, लेकिन उनके द्वारा जो ओन किया जाता है यूनिकॉर्न, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स हैज बिकम इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न, फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स फर्म टू हैव $1 बिलियन का वैल्यूएशन. ठीक है. बाकी नाइटफॉल के लिए सारे साथी तैयार रहें, मंडे से स्टार्ट कर देंगे. बहुत ही जरूरी है क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना लास्ट टाइम में. दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू सेव यू. अगर आपने अभी तक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है ना, रिमेंबर दिस, इफ यू प्रैक्टिस गुड क्वेश्चंस एंड यू नोट डाउन व्हाटएवर इज बीइंग सेड, चांसेस हैं कि उससे आपका एग्जाम में 40 से 50% जीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर ले जाओगे, प्रोवाइडेड आप जो एक्स्ट्रा लर्निंग भी जा रही है और उस क्वेश्चन को देख के अगर आप समझ पा रहे हो कि ये टॉपिक मेरा वीक रह गया है तो इस पे मैं फोकस करूं. बिकॉज 80% ऑफ द पेपर इज लार्जली ऑन द सेम लाइन एवरी ईयर. ठीक है. सिर्फ वो 20% का पेपर बदलता है, बट हम क्या करते हैं, इस 20% के पीछे ही भागते रह जाते हैं एग्जाम में. सो इट्स rather important to focus on this 80% which is the regular stuff जो हर बार पूछा जा रहा है. ठीक है. सो ये हम नाइटफॉल में क्वेश्चंस के थ्रू, प्रीवियस ईयर के थ्रू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं उसका डिस्कशन करूंगा. बी श्योर टू अटेंड दोस. नेक्स्ट इज सादिया तारिक. सादिया तारिक कहाँ की है? शी इज अ फेमस वुशु. वुशु एक जूडो कराटे, जापानीज ही गेम है, मतलब जूडो कराटे से तो अलग है, वो डंडा लेके अलग अलग तरीके से मार्शल आर्ट का ही स्पोर्ट है. तो वुशु की एक एथलीट है. शी वॉज इन न्यूज बिकॉज शी वॉन सम ऑफ द वुशु का अवार्ड्स. नॉट इंपॉर्टेंट कौन सा अवार्ड, बस ये पता होना चाहिए कि सादिया तारिक कौन इंडियन है और कौन से गेम से एसोसिएटेड है. सो सादिया तारिक एसोसिएटेड है आपके वुशु से. ठीक है. सो मेडल जीता था इन्होंने वुशु की चैंपियनशिप में, बस नाम पता होना चाहिए. ठीक है. फाइनली लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड. सो मैंने आपको आईसीसी अवार्ड बताया था. मैंने बताया था इस बार इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत टाइम बाद बढ़िया नहीं रही. पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने काफी अवार्ड जीते. इंडिया में सिर्फ फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना ने जीता. बट एक और अवार्ड जो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वॉन बाय डैरिल मिशेल. डैरिल मिशेल जो न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है, डैरिल मिशेल न्यूजीलैंड के क्रिकेटर. सो ही हैज वॉन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड. ठीक है. खेल भावना की रिस्पेक्ट करने के लिए डैरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. वी आर डन विथ डे 7. अब कल वुड बी द लास्ट डे, टुमारो वुड बी द लास्ट डे एंड वी वुड बी एंडिंग द प्रेजेंट. सो मैंने 7 डेज बोला था, 8 डेज हो जाएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा. नॉट अ बिग इशू, बट वी हैव कवर्ड करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली. अगर आप और भी ज्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे पुरानी प्रचंड पढ़िए, उसको देख लो अगर इफ यू हैव टाइम. बट अगेन आई वुड एडवाइज स्टिक टू दिस. इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, दिस वुड कवर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. पुरानी जो भी चीजें उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके इस वाली में डाल दिया. बट अब फिर भी अगर आपके दिल को तसल्ली नहीं है कि सर कोई छोटी मोटी चीज छूट गई हो पुरानी, तो आप पुरानी प्रचंड को जाके देख सकते हो. इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ वर्दीशाला. ठीक है. So that's all from my side. I hope you liked the content. If you liked the content, please don't forget to share the message, spread the word, because we, dear viewer, depend on you to support us. आप ही हमारा संबल है, आप ही हमारा सपोर्ट है. We are not taking any money from anybody. We are not funded by large corporates. It is you, dear viewer, who are our supporters. Also एक important announcement, because आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स वो लास्ट पुश चाहते हैं, तो एक पैरा एसएफ ऑफिसर के साथ आपका एक सेशन कराएंगे टेलीग्राम में इसी हफ्ते शाम को मोस्ट लाइकली, जिसमें आप जो भी डाउट है लाइफ के, बिकॉज पैरा एज यू ऑल हैव हर्ड इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ माइंडसेट थिंग. तो वो माइंडसेट आपको इंटरलाइज करने की एक अपॉर्चुनिटी लाइव सेशन में मिलेगी. टेलीग्राम पे वी वुड बी होस्टिंग दोस दैट सेशन विद अ स्पेशल ऑफिसर फ्रॉम द somebody who has been into the para. So be ready with that. आई होप यू लाइक द सेशन. अगर आप चाहते हो उस सेशन को ज्वाइन करना तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड. मिलते हैं जल्दी. टिल देन बाय बाय. जय हिंद. हैव अ नाइस डे. और आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में उसको पूछ